हेलो एवरीवन, आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, छोटा सा पेनी स्टॉक है ये, काफी लोगों को फंसा के रखा है इसने। और कई बार हमें देखने को मिला है कि बड़ी शार्प तेजी आती है और उस तेजी के बाद एक शार्प डिक्लाइन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एनएससी में 3 रुपए 35 पैसे का ये शेयर है और 3 रुपए 34 पैसे का शेयर बीएससी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये डेटा जो है वो गलत है, लेकिन जो रियल प्राइस है वो 3 रुपए 35 पैसे का है। फ्राइडे को गिरावट ही यहाँ पर हमें देखने को मिली है। वीडियो में हम बात करेंगे इनके नतीजे के बारे में, क्योंकि भैया अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में रिलायंस पावर ने एक बड़ा प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी ने। और उस नतीजे के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब शेयर 3.5 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है तो खरीदारी करना कितना सही रहेगा और कितना गलत रहेगा। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रिलायंस पावर की। पिछले एक महीने में हम देखें तो 7% की गिरावट ही है। आप देखिए, गिरावट आई, एक बड़ी सी शार्प तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब अगर सुस्तने की हालत में ये शेयर पड़ा हुआ है। एक साल में हम देखें तो 61% का ग्रोथ है। 1 रुपए के ऊपर शेयर था। आप देखिए, ऐसी रैली आई कि बहुत ही कम वक्त में पैसा 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया। फिर गिरावट आई थोड़ी सी, फिर इतनी बड़ी रैली आई कि भैया लोगों को लगा कि अब तो ये मल्टी बैगर बनेगा, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। 5 रुपए तक पहुंच गया ये शेयर। उसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़ी डिक्लाइन आई, फिर गिरावट आई, थोड़ी सी तेजी, गिरावट, तेजी और गिरावट अभी चल रही है। 3 साल में अगर हम देखें तो रिलायंस पावर में भयंकर गिरावट है। 92% तक की गिरावट है, 47 रुपीज से टूटकर नीचे आया है। 10 साल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में रिलायंस पावर में 97% की गिरावट है, 140 रुपए से टूटकर नीचे आया है। देखिए, इससे पहले क्या था कि एक तेजी आती थी, गिरावट भी आई, लेकिन एक तेजी देखने को मिली। और अब देखिए, कंटिन्यूअस ये शेयर टूट ही रहा है, लेकिन 2019 के बाद हालत इतनी खराब हुई है इनकी कि ये पैनी स्टॉक में चला गया है। इसको जरा सा भी संभलने तक का भी मौका नहीं मिला है। और तो और अगर हम इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक वक्त ये भी था कि जब शेयर 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, साल 2008 में। उसके बाद आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। ये शेयर कभी संभलता हुआ देखने को मिला ही नहीं। और अभी तो ये हालत है कि पेनी स्टॉक बन चुका है और यहाँ पर ऑपरेटर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और ऑपरेटर ही इसको घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, माइक्रो कैप शेयर बन चुका है, 975 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और बीएससी में तकरीबन 19 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। एनएससी में तकरीबन 80 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को अभी भी मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि प्रमोटर भैया क्या गेम खेल रहे हैं। प्रमोटर ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है। जून क्वार्टर में 19.29% की प्रमोटर की होल्डिंग आज अगर आप देखोगे तो 15.90% के आसपास देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर आप देखिए कितनी बड़ी होल्डिंग बेच रहे हैं। एफआईज भी यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और एक्चुअल में लॉस में ही निकल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है एफआईज का भी। 2.91% की होल्डिंग 1.53% है। आधी होल्डिंग ऑलमोस्ट बेच दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड के पास नाम मात्र की होल्डिंग है 0.15%, लेकिन उस 15% में भी 0.15% में भी 117 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है। 117 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है। इंश्योरेंस कंपनी के पास आप देखेंगे तो 3.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, एक जो सरप्राइजिंग फैक्टर है, काफी लोगों को लग रहा हो कि भैया हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में एक बहुत ही रेप्यूटेड नाम है, एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी का 6.76% की होल्डिंग एचडीएफसी की यहाँ पर फंसी हुई है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 61.16% के आसपास हमें देखने को मिली है। और 2015 से इस कंपनी ने डिविडेंड भी देना बंद कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है, कुछ खासा अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, हर कोई यहाँ पर यही कह रहा है कि खरीदारी करो। 100% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। सब कोई कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है।
लेकिन बड़ा बनने के लिए आप खुद सोचो कि भैया कोई प्रमोटर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है। 15 दिसंबर को अगर हम देखें तो प्रमोटर के द्वारा कितने शेयर बेचे गए, 15 दिसंबर 2020 को अगर हम देखें तो प्रमोटर के द्वारा 19 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ये, 19 करोड़ शेयर्स प्रमोटर के द्वारा बेचे गए हैं। उसके अलावा हाल फिलहाल में जो रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद लोग कह रहे हैं कि अब ये मल्टी बैगर बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि देखो 100% लोग खरीदने की सलाह क्यों दे रहे हैं, पहली चीज यहाँ पर ये, या 100% लोग क्यों दे, क्योंकि भैया नतीजे जो आए हैं वो पिछले 2-3 क्वार्टर से उतने बुरे नहीं है। यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर से आप देखें रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज है, यहाँ पर रेवेन्यू है वो बढ़ा है इनका। दिसंबर 2019 में 1670 करोड़ का रेवेन्यू था, मार्च में वो 1800 करोड़ रहा, बाद में वो 1932 करोड़ रहा, सितंबर में सीधा 2450 करोड़ पहुंच गया। दिसंबर में डिक्रीज हुआ है लेकिन 1900 करोड़ का रेवेन्यू फिर भी है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट अच्छे हैं। आप देखेंगे तो सितंबर 2020 में अगर हम देखें तो 170 करोड़ का मुनाफा हुआ है इस कंपनी को, और दिसंबर में 88 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बढ़ा है ये, और इसी के चलते लोगों को लग रहा है कि ये मल्टी बैगर बनेगा। लेकिन देखो यार, प्रॉफिट इन्होंने सितंबर में भी अच्छे रिपोर्ट किए थे लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं इस शेयर पर। सितंबर में भी अच्छे ही प्रॉफिट्स थे, इवन जून में भी 40 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था, कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। शेयर के प्राइस पर अगर आप देखोगे तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जून में भी अच्छे नतीजे थे, उसमें भी अच्छे नतीजे थे, कुछ खास यहाँ पर से कह सकते हैं कि कोई बड़ा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला नहीं है यहाँ पर। इससे पहले आप देखिए 2-3 क्वार्टर में ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट दिखाएगा और एक क्वार्टर में सीधा 4400 करोड़ का नुकसान दिखा देगा ये। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, ये आपको डुबा कर ही छोड़ेगा। और अब खुद देखिए प्रमोटर यहाँ पर किस तरीके से भागे हैं। अब देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो दिसंबर 2019 में 38.50% की होल्डिंग प्रमोटर की थी यहाँ पर। ठीक है, और प्रमोटर के द्वारा आप देखिए जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे वो 76% 77% थे। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग एक ही झटके में, एक ही क्वार्टर में 19% की हो गई, मतलब बेच दिया भैया, बहुत सारे शेयर्स प्रमोटर ने बेच दिए। उसके बाद 19% रही, फिर 15% हो गई, और अभी बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर खुद प्रमोटर छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसी कंपनियों में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अब कंपनी है किसकी, कंपनी सबको पता है कि भैया अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है। और यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए पावर कंपनी में अगर आपको पैसा लगाना है तो आप रिलायंस पावर की जगह आप चाहे तो टाटा पावर को चूज कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा रिस्क लेना भी है तो आप अदानी पावर को चूज कर सकते हैं। लेकिन रिलायंस पावर मुझे नहीं लगता कि इसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, बहुत सारा कर्जा भी है कंपनी के ऊपर, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ही बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। इनकी जितनी भी कंपनीज है, अनिल अंबानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। पैसों की किल्लत, कोर्ट केसेस, इसी से कंपनी बाहर नहीं आ पा रही है। तो इसीलिए मेरी सलाह यहाँ पर यही होगी कि देखो, एक पिछले 2-3 क्वार्टर से नतीजे इनके अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। कंपनी के जो प्रमोटर है वो खुद ही यहाँ पर बेच बेच के निकल रहे हैं। देखिए प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली कर रहे हैं, और एफआई से लेकर हर कोई बेच रहा है, कोई बड़ा फंड हाउस यहाँ पर आके खरीदारी नहीं कर रहा है। म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत सारी कम होल्डिंग है और उन्होंने बढ़ाई भी नहीं है, किसी ने होल्डिंग बढ़ाई नहीं है। तो देखिए हमेशा हमें एफआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे खरीदारी कर रही है उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये वो कंपनियां होती है जो एनालिस करती है, उनके पास पूरी की पूरी टीम रहती है एनालिस करने के लिए। अब वो किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं तो रीजन होगा, बढ़ा रहे हैं तो उसका भी रीजन होगा। तो रिलायंस पावर मेरी लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पर आपको हर बार प्रमोटर के द्वारा गेम खेलता हुआ देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर कभी कभी शेयर्स को ऊपर ला देंगे, कभी कभी नीचे गिरा देंगे। तो देखिए जब भी यहाँ पर तेजी आती है और आप यहाँ पर फंसे हुए हो ना,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेच के निकलना है। उस वक्त ये नहीं सोचना है कि यार तेजी आ रही है, अब ये मल्टी बैगर बनेगा तो मैं होल्ड कर लूँ या फिर और क्वांटिटी खरीद लूँ। ये मत करिए, यहाँ पर आपको निकलना है। और गिरावट में चाहे कितने भी प्राइस पर पहुंच जाए, खरीदारी करने की मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर जरूरत है। आप पेनी स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक अवेलेबल है। जब से पिछले 1 साल से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी पेनी स्टॉक में खरीदारी करनी है तो आपको ट्राइडेंट को चूज करना चाहिए। तो वो मैं तब से कह रहा हूँ जब से ट्राइडेंट 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छे पेनी स्टॉक्स को चूज करो। ऐसे पेनी स्टॉक्स रिस्क बहुत ज्यादा रहता है और रिवॉर्ड भी उतना बड़ा देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए रिलायंस पावर अवॉइड करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फ्यूचर होने वाला है इस कंपनी का। ये वो शेयर है जो आने वाले कुछ सालों तक इसी तरीके से इसी सिचुएशन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो बड़ा गेम खेल जाते हैं। तो अवॉइड करें इस शेयर को। वीडियो को यही पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।